हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बेटा ये हमारी एमसीक्यू एसेशन रीजनिंग और केस बेस्ड स्टडी वाली जो सीरीज है उसकी ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है उस पे बेस्ड जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू एसेशन रीजनिंग और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेटा आपको पता है अब सीबीएसई की डेट अनाउंस हो गई है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे यहाँ पे जो ये 14 चैप्टर है आपके टोटल फिजिक्स में, तो इनके सारे चैप्टर्स की जो एमसीक्यू एसेशन रीजनिंग और केस बेस्ड स्टडी सीरीज है ये जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। विद इन द 15 डेज 15 जनवरी तक हम ये सारे जो है यहाँ पे वीडियो आ जाएगी। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। उसके बाद ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम जो है बेटा एक सैंपल पेपर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिससे कि आप अपने आप को जज कर सके। क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले सारी वीडियो देख ली होगी, वो पूरी सीरीज आपने कंप्लीट कर ली होगी। उसके बेस पे आप इजीली 2, 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। और इस सीरीज के बाद आपके जो एसेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, जो आपके पहले 15 एमसीक्यू आते हैं और जो आपका केस बेस्ड स्टडी है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, चार्ज थ्रो ए कंडक्टर इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। आपको चार्ज की क्यू की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ टाइम 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 कूलम। ठीक है बेटा, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स व्हाट इज द करंट फ्लोइंग। आपको करंट की वैल्यू बतानी है कि जब आपका टाइम कितना है 2 सेकंड है। तो आपको पता होगा बेटा कि I इक्वल टू होता है dq बाई dt। तो सीधा आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो d बाई dt ऑफ q, q हमारा क्या है 4t स्क्वायर है प्लस 4t प्लस 4। तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 टू जा 8t प्लस 4, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो जो हमारा करंट आया बच्चा वो आ गया 8t प्लस 4। यहाँ पे सीधा आप t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दीजिए। तो I की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 8 इंटू 2 प्लस 4, 8 टू जा 16 प्लस 4 20 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 20 एम्पियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द करंट इन द वायर वेरी विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इस बार हमें करंट की वैल्यू पता है बेटा, करंट की वैल्यू है 4 प्लस 2t where I is an ampere and t is in seconds. Now the quantity of the charge which has to be passed through the cross section of the wire during t is equal to 2 second. आपको चार्ज की वैल्यू बतानी है इस बार, कितना चार्ज फ्लो करेगा जब आपका टाइम कितना हो 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड के बीच का। ठीक है बेटा, तो देखो आपको अभी फिर वही फॉर्मूला यूज करना है। I इक्वल टू होता है dq बाई dt। यदि मेरे को dq निकालना है तो dq इक्वल टू हो जाएगा बच्चा I इंटू dt, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इधर तो q मिल जाएगा। तो ये हो गया I इंटू dt। तो मतलब आपको I गिवन था तो आप क्या करेंगे, I को इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां, 2 से लेके 6 सेकंड तक। ये इसकी लिमिट हो जाएगी 2 to 6। तो यहाँ हो गया बेटा हमारे पास 4 प्लस 2t dt। आप इसे इंटीग्रेशन कर दीजिए। 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4t 2 से 6 तक प्लस 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन बेटा हो गया टी स्क्वायर बाई 2, कहां से 2 to 6 तक। ठीक है, ये लिमिट्स लगा दिया आपने, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसे आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 6 माइनस 2 हो गया, प्लस ये हो गया बेटा 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। दिस विल बी 6 4 4 16 हो गया बेटा ये तो हमारे पास, प्लस 6 6 36 माइनस का 4। तो दिस विल बी 32 और 16 48। तो बेटा इसका आंसर कितना आ गया 48 कूलम। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें हम हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन उठाएंगे कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द वोल्टेज V एंड करंट I ग्राफ ऑफ द कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। आपको V और I का ग्राफ गिवन है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो आपको ये बताना है कि T1 और T2 जो टेम्परेचर है उन दोनों में क्या रिलेशन है, T1 ग्रेटर है या T1 लेस है, या फिर T1 इक्वल टू है, या फिर T1 इक्वल टू T2 1 अपॉन T2 है। देखो आप एक बात देखो, आपका ग्राफ है बेटा V और I के बीच में ना, तो आपको पता है यदि मैं इसका यहाँ से स्लोप निकालू, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, मान लो इसका निकालो तो दिस अपॉन में दिस हो जाएगा, तो V अपॉन में R हो जाएगा। और V अपॉन में R क्या होता है, V अपॉन में I, ये हो जाएगा बेटा रेजिस्टेंस। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है आपको, रेजिस्टेंस दे रहा है। और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटने पे रेजिस्टेंस बेटा क्या हो जाता है, घट जाता है। इट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस टेम्परेचर की। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा।
अब आपको साफ दिख रहा है कि जो T1 वाला है उसका स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब बेटा T1 का टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो पहला आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द डायग्राम शोन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज 20 वोल्ट। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारा वो कितना है बेटा, 20 वोल्ट है। एंड दैट ऑफ एम्पियर इज 4 एम्पियर यहाँ पे करंट है हमारे पास, आई इज इक्वल टू कितना है 4 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर शुड बी, जो ये आर है रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी। कंसीडर द गिवन एमीटर एंड वोल्टमीटर आर नॉट आइडियल। ये एमीटर और वोल्टमीटर जो है आइडियल एमीटर या वोल्टमीटर नहीं है, तो आपको बताना है कि जो ये आर है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो आप पहले ये निकालो, देखो आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। वोल्टेज बेटा आपको पता है 20 है, करंट आपको ये भी पता है R है। इन सारी चीजों का देखो, वोल्टेज तो आइडियल नहीं है, ना ही आपका एमीटर आइडियल है, तो आप क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r है। तो जो R इक्विवेलेंट लेता हूं इन दोनों का, रेजिस्टेंस का और इसका, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। यहाँ से 20 अपॉन में ये 4 तो 5 आ जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस आया मेरा, तो आप देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है R प्लस स्मॉल r जुड़ के आपका 5 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है ना। लेकिन आपको पता है कि ये आइडियल नहीं है, इट मीन्स R की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0 तो हो नहीं सकती। तो जो R की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5 माइनस R। तो जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा बेटा, R की कुछ भी वैल्यू यहाँ आएगी, इसका मतलब 5 से वैल्यू कम ही आएगी। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा R वो क्या रहेगा, लेस देन 5 ओम रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, C। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 3 कॉपर वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखो कॉपर की है तीनों वायर, ध्यान रखना मटेरियल सेम है, तीनों की इक्वल लेंथ है और रेशियो ऑफ रेडियस हमें गिवन है, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, तीनों की लेंथ बेटा सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। अब देखो यार यहाँ तो सोचना ही नहीं है कुछ बेटा, देखो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है M अपॉन NE स्क्वायर टू। और जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी लेंथ या ब्रेड्थ पे या फिर एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ध्यान रखना। तो जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे, शेप पे। नंबर 1 चीज शेप के ऊपर, जो बॉडी का साइज है उसके ऊपर, और जो उसकी बेसिकली जो क्या बोलते हैं उसको, जो लेंथ और एरिया है उसके ऊपर बेटा रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स ना। तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 1:1:1, क्योंकि रेजिस्टिविटी केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करेगी कि नेचर कैसी है मटेरियल की। और आपका कॉपर है तीनों वायर, इसलिए जो है चेंज नहीं होगी, सेम कॉपर के केस में हर किसी की एक ही रहेगी, सेम टू सेम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 10 ओम। आपको R की वैल्यू पता है बेटा 10 ओम है। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, हमारे पास R की वैल्यू नई कितनी हो जाएगी, इफ इट इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली 8 टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। देखो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेच किया गया है ना, तो आप ध्यान रखना जितनी लेंथ बढ़ती है उसी रेशो में एरिया डिक्रीज हो जाता है। आपकी यहाँ लेंथ कितनी बढ़ी है, 8 टाइम्स हुई है, तो जो नई लेंथ है वो कितनी होगी, 8 इंटू एल हो गई। तो ध्यान रखना जो एरिया है नए वाला वो भी पहले वाले एरिया का 1/8 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा आप उसे याद भी रख सकते हैं, वो जो रेजिस्टेंस आता है वो हो जाएगा N स्क्वायर R, यदि स्ट्रेच हुआ है तो ध्यान रखना। तो आपको कितने टाइम्स खींचा गया है, 8 टाइम्स, तो 8 का स्क्वायर इंटू ओरिजिनल जो था पहले R, तो 64 टाइम्स हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। तो 64 इंटू 10, तो दिस विल बी 6400। तो इसका आंसर क्या है बेटा, 6400 है। ठीक है, इसे आप चाहो तो बड़े मेथड से भी निकाल सकते हैं कि सर जो R है हमारे पास रो L अपॉन A होता है रेजिस्टेंस वाला। दूसरी बात R डैश मान लेते हैं उसको, रो तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, मटेरियल सेम है, तो L हमारा L डैश हो गया और A हमारा A डैश हो गया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, उसके बाद यहाँ से इजिली आप R डैश निकाल सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये आप ध्यान रखना, N स्क्वायर इंटू R हो जाता है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ। यहाँ लिखा है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल रोड इज रिफॉर्म टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। एक आपके पास सिलेंड्रिकल रोड है, ये मान लेते हैं, इसकी लेंथ L थी, अब जो छोटी लेंथ जो बनी है उसकी लेंथ कितनी है बेटा, L डैश मान लेते हैं, कितनी है, L/2 है, आधी हो गई लेंथ इसकी ना। वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम जितना इनिशियल था उतना ही बचा फाइनल वॉल्यूम है इसका। ठीक है, ये गिवन है। इफ द रेजिस्टेंस बिफोर दिस चेंज वर R, पहले इसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, R था, देन द रेजिस्टेंस आफ्टर रिफॉर्मेशन ऑफ द रोड, अब नया रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा ये आपको बताना है। तो आप सोचो फिर कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे।
तो बेटा थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो बच्चा, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा है रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, सपोज करो पहला रेजिस्टेंस आर था, तो यहाँ पे रो तो सेम ही है, लेंथ मान लेते हैं L1 है और एरिया भी मान लेते हैं बेटा A1 है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर। ये हमारी इनिशियल कंडीशन है जो हमें गिवन है पहले से ही। अब आपने क्या किया, इसको रोड को क्या कर दिया, रिफॉर्म कर दिया है। ठीक है, जैसे आप रोड को चेंज कर रहे हैं तो आपने लेंथ क्या करी है, उसकी आधी करी है। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास जो लेंथ आई है L डैश वो बन गया L अपॉन में 2, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया इनिशियली कितना है पाई R1 स्क्वायर इंटू हाइट तो आपकी लेंथ है, इक्वल टू दूसरे वाला एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ये होगी L डैश। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, तो बेटा R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इक्वल टू आ गया मेरे पास L डैश अपॉन में L। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें नया रेजिस्टेंस चाहिए था, तो R हमारा जो नया बन जाएगा R डैश हो जाएगा मान लेते हैं, तो रो L2 या L डैश जो भी बनी है डिवाइड बाई पाई इंटू R2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरी इक्वेशन ना। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड मार दो, तो बेटा R अपॉन R डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे है रो L अपॉन में पाई इंटू R1 स्क्वायर, डिवाइड में आ गया बेटा रो इंटू L अपॉन में पाई R2 स्क्वायर। रो तो कैंसिल आउट हुआ, L क्या है हमारे पास, इस बार L डैश है ये ना, तो L डैश की पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा ये R2 स्क्वायर घूम के ऊपर चला गया, R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, यहाँ हो गया L अपॉन L डैश। अब R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर हमारे किसके पास है, देखो ये होता है L अपॉन L डैश के बराबर ही है, तो ये हो गया बेटा L अपॉन L डैश। यहाँ ऑलरेडी L अपॉन L डैश है तो ये बन गया स्क्वायर, और L अपॉन L डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आप इजीली। देखो L अपॉन L डैश हमारे पास क्या है बेटा, ये हो गया 2, तो यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर। तो जो आपका नया रेजिस्टेंस आएगा R डैश, R अपॉन R डैश इक्वल टू हो गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, तो जो बेटा R डैश हमारे पास आया दिस विल बी 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, सेकेंड ऑप्शन है R अपॉन 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ। अब देखो आपको बताया कंडक्टिविटी क्या होती है, पहले आप वो देखो कि रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो रेजिस्टिविटी होती है रो, वो होती है बेटा m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये आपकी रेजिस्टिविटी होती है। और रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, जिसे हम सिग्मा से लिखते हैं, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखो टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम जिसको बोलते हैं, तो जो रो है वो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब बेसिकली रेजिस्टिविटी इनवर्सली है, ध्यान रखना। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टेम्परेचर पे इनवर्सली होता है। यदि आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। यदि टाइम बेटा डिक्रीज हो गया इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। यदि रेजिस्टिविटी बढ़ गई है इसका मतलब जो कंडक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो कंडक्टिविटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो कंडक्टिविटी घटी, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम भी घटा। तो ये पूछ रहा है कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेज, तो कंडक्टिविटी बेटा कब घटेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज इन नंबर डेंसिटी नहीं, डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी नहीं, डिक्रीज इन रिएक्शन, ये वाला सही है ऑप्शन सी ना। तो देखो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हुआ, रेजिस्टिविटी बढ़ी है, कंडक्टिविटी घटी है, और रिलैक्सेशन टाइम भी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट इज द थर्ड आंसर इसका। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेरी विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आपको पता है ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, वीडी इक्वल टू होता है बेटा ई टाउ बाई एम। ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और कैपिटल ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, टो होता है रिलैक्सेशन टाइम, एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। तो आपको साफ दिख रहा है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट यही हो जाएगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आओ, डिफाइन द मोबिलिटी। आपको पता है कि मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी होती है बेटा, यूनिट ऑफ मोबिलिटी बताना है आपको। तो मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो ड्रिफ्ट स्पीड होती है बेटा आपकी ई टाउ बाई एम, नीचे ई आ गया, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू इक्वल टू आ गया ई टाउ बाई एम।
देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से भी अक्सर पीवाईक्यू में क्वेश्चन बनता है क्या कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दे या पोटेंशियल को बढ़ा दे तो मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो आप एक बात ऑब्जर्व करो कि देखो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पे मोबिलिटी घट जाएगी, ऐसा नहीं है बेटा। तो आपको ये फॉर्मूला ऑब्जर्व नहीं करना, क्योंकि यार वीडी के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप इससे नहीं, आप इस फॉर्मूले से ऑब्जर्व करेंगे कि देखो मोबिलिटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये डिपेंड ही नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन ई, और ना ही ये पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है। तो पोटेंशियल बढ़ाओ चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ, मोबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी आप यूनिट निकाल लीजिए। देखो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, आपको पता है स्पीड अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड, डिवाइड में आ जाएगा आपका सीधा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल पर मीटर। तो ये ऊपर चला गया घूम के, तो दिस विल बी मीटर स्क्वायर पोटेंशियल -1 सेकंड -1। ये देखो आंसर कौन सा है, सी आंसर है बेटा, मीटर स्क्वायर पोटेंशियल -1 सेकंड -1। अगले क्वेश्चन पे आओ। ए स्टडी करंट फ्लोज इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देखो एरिया डिफरेंट है आपका, द क्वांटिटीज या क्वांटिटी कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, देखो आपको पता है लेंथ के रेस्पेक्ट में करंट तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब करंट केवल और केवल डिपेंड करता है इसके ऊपर, क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा I इक्वल टू NEAVD। यदि मैं ड्रिफ्ट स्पीड देखूं यहाँ से तो बेटा ये बन जाएगा I अपॉन NEA। देखो एरिया चेंज होने पे ड्रिफ्ट स्पीड तो चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसलिए एरिया डिफरेंट है, इसलिए ड्रिफ्ट स्पीड तो हो नहीं सकती। तो ये भी हट गया ऑप्शन, ये भी हट गया और ये भी हट गया, तो केवल क्या बचा, करंट बचा केवल। ठीक है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.2% ना, आपने जो है कॉपर वायर को खींचा और उसकी कितनी होगी 0.2% बढ़ा दी आपने ना। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टिविटी। देखो फिर यही क्वेश्चन आ गया, कॉपर वायर को खींच रहे हैं, रेजिस्टिविटी फर्क पूछ रहा है। तो बेटा रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती, इसका मतलब नन ऑफ दीज, तो इस पर जो है डिपेंडेंट ही नहीं है ये ना। अगले क्वेश्चन पे आओ। वी यूज एलॉय फॉर मेकिंग द रेजिस्टर बिकॉज दे हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड रेजिस्टिविटी। देखो जो हम एलॉय यूज करते हैं, आपको पता होगा कि एलॉय क्या होती है, जो कि जैसे टंगस्टन वगैरह होता है उसमें हम एलॉय यूज करते हैं जिससे वो बना होता है, जैसे आपका टीन वगैरह का टंगस्टन का जुड़ के बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो ही क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ध्यान रखना टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है अलॉय का क्या होता है, लो होता है, और लो ही इनकी रेजिस्टिविटी होती है, मतलब मिनिमम रहनी चाहिए। ठीक है, जिनका जैसे हम रेजिस्टेंस बनाते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है कम रहना चाहिए और रेजिस्टिविटी भी लो होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा पीछे लग गया। अगला क्वेश्चन है बेटा ये रहा यहाँ पे ना, टू रजिस्टर R1 एंड R2 ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस and 6 ohm are connected in parallel across a battery. The ratio of power dissipated in the डैम P1 और P2 बताना है। आपके पास दो रजिस्टर हैं, एक है 4 ओम का, एक है बेटा आपके पास 6 ओम का रेजिस्टेंस ना। आपने दोनों को जो है बैटरी से लगा रखा है, तो आपको बताना है कि दोनों में जो P1 और P2 का रेशियो है वो क्या होगा। देखो पैरेलल में जोड़ा है, इसका मतलब वोल्टेज सेम है और आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू पता ही है, R1 है हमारे पास और ये R2 है हमारे पास। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या काम करेंगे, ऐसा पावर का फॉर्मूला निकालो जिसमें वोल्टेज आता हो। तो पावर क्या होता है, V²/R होता है। यदि मैं इन केस ऑफ 1 देखूं तो P1/R1 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा P2 V²/R2, क्योंकि बेटा क्या है, V तो सेम ही है, दोनों को डिवाइड मार दो, V कट गया तो P1/P2 आ गया हमारे पास R2/R1। सो R2 हमारे पास है 6/4, ये कट गया बेटा, ये आ गया 3/2। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 3:2। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 57th क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन फिगर हीट डेवलप अक्रॉस 2 ओम 4 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो। आपको बताना है कि हीट जो है H1 रेशियो H2 रेशियो H3 क्या होगा तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो पहले आपको हीट निकालने के लिए आपको करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमें गिवन है और हीट क्या होती है I² × RT होता है। यदि हीट में पर सेकंड निकालो, दिस विल बी I² R हो जाएगा हीट का फॉर्मूला। तो इसके लिए मेरे को करंट चाहिएगा। तो यदि मैं इस 2 ओम में करंट देखूं, देखो तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यदि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, लेकिन यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज में क्या होगा बेटा, करंट सेम रहता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको करंट फाइंड आउट करना है अलग अलग रेजिस्टेंस के अंदर। पैरेलल कॉम्बिनेशन
तो करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यही वाला केस है, मान लो आपके पास दो रजिस्टर है, एक R1 है, एक बेटा दूसरा क्या है R2 है, ठीक है। यहाँ से आपका आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें ना, आपको निकालना है कि इस इंडिविजुअली इसमें कितना करंट आएगा और इसमें कितना करंट आएगा। तो ध्यान रखना, जो I1 में करंट, जो R1 में करंट आएगा I1, उसकी वैल्यू होगी R2 जो नीचे वाले का रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय दोनों का रेजिस्टेंस सम इनटू जितना टोटल नेट करंट आ रहा है। यदि मैं नीचे वाले में देखूं करंट कितना आएगा, तो जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू जो नेट करंट आ रहा है। ये करंट निकालने का तरीका है पैरेलल वाले के। दूसरी बात, यदि आपको वोल्टेज निकालना हो, क्योंकि वोल्टेज से पैरेलल में तो सेम होता है, यदि वोल्टेज इन सीरीज निकालना हो आपको, वोल्टेज इन सीरीज, देखो मान लो आपके पास एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है, ठीक है। इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है। आपको निकालना है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो आप डायरेक्ट क्या काम करेंगे, V1 सीधा लगा देंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू जो भी इसके अक्रॉस नेट वोल्टेज आपने लगा रखा है वो। मान लो बैटरी का वोल्टेज V है, तो इस तरीके से आप इसके अक्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा। दूसरा आपका सेम वे में हो जाएगा V2 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। तो ये फॉर्मूला भी आपको आगे इस्तेमाल करना है, जैसे यहाँ पे इसका यूज है। देखो बेटा, इसके अंदर यदि मैं करंट निकाल लूं 2 ओम के अंदर, करंट इन 2 ओम I1 मान लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि देखो ऊपर वाले में निकालते कैसे निकालते, नीचे वाले का रेजिस्टेंस 4 डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट जितना आ रहा है, इधर से I आ रहा है, तो दिस विल बी बेटा 4 अपॉन में 6, तो ये हो गया 2/3I। तो इसमें कितना करंट आ गया 2 ओम में, 2/3I। सेम वे में आप इसमें से हीट निकाल लो यहीं से, तो हीट कितनी हो जाएगी इसके अंदर, हीट इन 2 ओम ये होती है I²R। सो I² हो गया 2/4/9 इंटू I इंटू R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो ये हो गया 8/9I। तो पहले वाले में जो हीट है वो कितनी है 8/9I है। इसी तरह बेटा आप नीचे वाले में निकाल लेते हैं, जो आपका दूसरे वाला रेजिस्टेंस है, इसमें कितना करंट हो जाएगा, करंट इन 4 ओम, दिस विल बी I2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट जितना आ रहा है, तो ये बन गया 2 अपॉन में 6, तो दिस विल बी 1/3I। तो बेटा ये करंट हो गया इसके अंदर आपका। इसके अंदर अब हीट निकाल लो, तो इसके अंदर हीट क्या हो जाएगी आपकी, हीट इन 4 ओम, तो वो फिर से आपने फॉर्मूला लगा दिया I²R, तो 1/9 इंटू I इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी 4 ओम है, तो ये बन गया 4/9। देखो ये I² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, यहाँ पे V² कर दीजिए आप, तो ये बन गया 4/9। दोनों का रेशो पूछा गया था। इसी तरह थर्ड वाले में देखो, थर्ड में तो सीरीज में है रेजिस्टेंस, इसमें तो सिंपली I करंट जा ही रहा है, तो इसके अंदर तो करंट I है। यहाँ पे हीट कितनी हो जाएगी बेटा, वही I²R, तो I² इंटू 3, ये आपकी इसकी हीट आ गई। तीनों का रेशो निकाल दो, H1 रेशो H2 रेशो H3। तो पहले वाला है बेटा 8/9, दूसरे वाला है 4/9, तीसरा वाला है 3, तो इनका आप एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 8/4/9 तो आंसर आ जाएगा 8/4/27। डी ऑप्शन है बेटा इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस सेल हैविंग एन ईएमएफ ई, देखो ये तो नीट के पेपर में भी इस बार क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है बच्चे। इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटेंस रेजिस्टेंस R, ठीक है। प्लॉट ऑफ द V एंड R बताना है। देखो इसका एग्जैक्टली ये आंसर है, ध्यान रखना। V और R का जो ग्राफ है इन केस ऑफ सेल में वो ऐसे बनता है, ये E है बेटा, ये हमारे पास R है। ये मैंने क्वेश्चन PYQs में सिखा रखे हैं, ठीक है, तो आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, करंट प्रोवाइड बाय ए बैटरी इज मैक्सिमम। सेल वाले केस में मैक्सिमम करंट कब प्रोवाइड होता है ये आपको बताना है। तो देखो आपको बताया कि जो करंट है वो मैक्सिमम कब बनेगा, जब आपका रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो यदि इंटरनल के बराबर हो जाए तो वी कैन से मैक्सिमम करंट बनता है। ये अभी क्वेश्चन आगे है कि ये क्यों बनता है, क्योंकि पावर जो है आपको मैक्सिमम चाहिए होती है, तो मैक्सिमम पावर जब आएगी आपकी तभी आपका करंट भी मैक्सिमम आएगा। तो मैं अभी आके प्रूफ करूंगा इसको कैसे आता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं केवल कि जो इंटर रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू एक्सटर्नल होना चाहिए, तब जाके आपकी पावर कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, जिसपे आपका जो करंट है वो भी क्या रहेगा बेटा, वो मैक्सिमम रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, 5 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटर रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपके पास 5 सेल है, आपने जैसे एक सेल ये है, दूसरी सेल ये हो गई,
तीसरी ये हो गई बेटा, चौथी सेल ये हो गई, पांचवी सेल ये हो गई। मैंने हर किसी को इंटर रेजिस्टेंस के साथ दिखा रखा है। हर किसी का ईएमएफ ई है, ई ई ई ई और ई है, ठीक है। हर किसी का रेजिस्टेंस आर है। ड्यू टू ओवरसाइट वन सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली, मान लो ये वाले उल्टी जुड़ गई आपसे ना, ये ऐसे हो गई है, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया ना। द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटर, देखो इंटर रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है भाई, उल्टी जोड़ो या सीधी जोड़ो, तो आर प्लस आर, ये तो बेटा 5R ही रहेगा, ठीक है। यदि रेजिस्टेंस पूछा जाता तो, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा 5 × R हो जाएगा। लेकिन ईएमएफ कितना हो जाएगा, देखो इन सब का तो E प्लस ई सीरीज में रेजिस्टेंस काउंट होता है सीधा, तो 4E, ये उल्टा हो जाएगा माइनस का E, तो कितना बन गया 3 × E आ गया। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो तो बन गया 3E और सॉरी ईएमएफ तो बन गया बेटा 3E और रेजिस्टेंस बन गया 5 × R। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा क्या गया था, द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटर रेजिस्टेंस द कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा है इसमें, तो ईएमएफ तो 3 × E हो जाएगा। यदि इंटर रेजिस्टेंस का भी ऑप्शन होता तो बेटा वो हो जाता 5R, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 73। इफ एन आइडेंटिकल सेल ऑफ E एंड इंटर रेजिस्टेंस आर इन करेक्टेड इन सीरीज, देखो सीरीज में जुड़ा है तो बेटा रेजिस्टेंस तो बेसिकली N × R हो जाता है, और जो ईएमएफ है वो भी क्या हो जाता है N × E हो जाता है आपका, ठीक है। तो आंसर सीधा लगा दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये रहा। यदि पैरेलल में जुड़े हो तो पैरेलल में क्या हो जाता है, आपके पास एक सेल ये है, दूसरी सेल हमारे पास बेटा ये वाली है, इस तरीके से पैरेलल में जोड़ रखे। ऐसे तीसरी सेल है, मान लो आपने n नंबर ऑफ सेल्स जोड़ रखे हैं, तो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम होता है, इसका मतलब वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, E हो जाएगा आपका। डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस है वो आपका 1/R के हिसाब से चलता है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इसका मतलब N/R हो जाएगा। तो यदि मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा, दिस विल बी R/N। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वोल्टेज E हो गया और रेजिस्टेंस हो गया R/N। तो ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फिगर शोज करंट इन पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, आई की वैल्यू, देखो ये किरचॉफ्स पे बेस है, आपको पता होगा किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं। किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं जो केवल ये बताते हैं कि भाई किसी भी सर्किट के अंदर हर ब्रांच के अंदर करंट कैसे निकालेंगे। तो इसके दो लॉ है, एक होता है बेटा KCL, एक होता है बच्चे KVL। KCL का मतलब होता है करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ। एक होता है वोल्टेज लॉ ना। करंट लॉ क्या बोलता है, किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट होता है वो 0 होता है, और किसी भी लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज होता है वो 0 होता है। जो KCL है वो बेटा चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, और ये वाला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, वोल्टेज वाला, ठीक है बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन में लगाओ, तो एट एनी जंक्शन जो नेट करंट है वो कितना होता है, 0 होता है। ये क्वेश्चन इसी पे बेस है। अब देखो इस जंक्शन पे देखो, यहाँ से 2 एम्पियर एंटर कर रहा है, इधर से भी 2 एम्पियर, इसका मतलब यहाँ से नेट कितना निकलेगा 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर इस जंक्शन पे पहुंचा, यहाँ से 1 एम्पियर बाहर चला गया, इसका मतलब बेटा इधर कितना आएगा 3 एम्पियर, और 3 एम्पियर यहाँ इस जंक्शन पे पहुंचा, यहाँ से 1.3 इधर चला गया, इसका मतलब 3 में से आपने 1.3 माइनस कर दिया, तो ये बन गया 2.7 एम्पियर। इसका मतलब आपका सॉरी 1.7, तो 1.7 एम्पियर करंट आ जाएगा इसका मतलब आपका, ठीक है। ऐसे निकालना है आपको, मतलब KCL यूज करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल एट पॉइंट B इज 0। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है बेटा, 0 है। ये आपका VB हमारे पास 0 आ गया। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट A एंड D विल बी, आपको A और D का पोटेंशियल निकालना है। देखो A और B के बीच में आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये A है, ये आपका B है। अब इसका ये कितना है 2 ओम है, और यहाँ से बेटा करंट आ रहा है 2 एम्पियर ना। तो पहली बात तो आप एक काम करो, यदि मैं यहाँ पे नॉर्मली वोल्टेज का फॉर्मूला लगा दूं कि V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो V इक्वल टू आई आर से इसके बीच का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, यहाँ पे VA माइनस VB हो गया हमारे पास बेटा I इंटू R, तो ये हो गया 2 इंटू 2, जिसमें 4 आ गया हमारे पास। तो VA माइनस VB कितना आया, 4 आया, और VB की वैल्यू 0 है, तो VA हमारे पास कितना हो गया 4 वोल्ट। तो A का पोटेंशियल तो हमारा कितना है 4 वोल्ट है, तो यहाँ पे तो बेटा कितना है 4 वोल्ट हो गया हमारा। इसका आंसर देखो 4 वोल्ट दो में है, A ऑप्शन में और D ऑप्शन में। चलो V इक्वल टू 4 हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी में सॉरी क्वेश्चन पे नहीं, अगले पूछा है इसमें D पॉइंट पे बताना है। अब आपको साफ दिख रहा है बेटा, जो D है, जो बैटरी है उसका पॉजिटिव एंड जुड़ा हुआ है इधर ना, इसका मतलब D का वोल्टेज कितना है 3 है, तो खत्म, आंसर आ गया सीधे यहीं से। VD इतना इक्वल टू कितना आ गया 3 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे आओ, इन व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल बी। ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन है।
ये बोल रहे हैं कि यदि जैसे आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये आपका ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं, 5 कॉम्बिनेशन का होता है एक रेजिस्टेंस ना, सीरीज एक सर्किट इस तरह से लगा होता है आपका ना ये, ठीक है। यहाँ पे आपकी बैटरी लगी होती है। यहाँ बेटा कई बार क्या होता है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, ठीक है। यहाँ आपकी बैटरी है ये ना। ये बोल रहे हैं यदि गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दे तो बेटा डिफ्लेक्शन पे, जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, नोट चेंज ना, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी आते हैं एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन। चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है एसर्शन रीजनिंग वाला। ये क्या बोल रहा है, देयर इज नो करंट इन द मेटल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये सही बात है, किसी भी कंडक्टर के अंदर ना कोई करंट फ्लो ही नहीं करता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। क्योंकि क्या होता है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मोशन करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी नेट वेलोसिटी है वो बेटा कितनी होती है, 0 होती है उनकी एवरेज स्पीड ना। जैसे ही आप बैटरी लगाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो, ये आपके पास कंडक्टर है, आपने इसमें बैटरी लगा दी। बैटरी लगाते क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। जो यहाँ से कंसेप्ट आता है ड्रिफ्ट स्पीड वाले कंसेप्ट पे बेस ना, तो ड्रिफ्ट स्पीड आएगी तो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है वो करंट फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये लाइन सही है, असर्शन सही है। मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज रैंडम, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इट मीन देखो रैंडमली मोशन करते हैं तभी तो करंट 0 होता है भाई, इसका मतलब ये एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन है। तो बेटा इसका आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 113। ये क्या बोल रहा है आपके पास, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 113 ये बोल रहा है, ये रहा, बेंडिंग ऑफ ए वायर डज नॉट इफेक्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो केवल और केवल लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट होता है, या वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन इस पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोल रहा है बेंडिंग ऑफ वायर। देखो आप उसकी शेप कैसी भी कर ले उस पर डिपेंड नहीं करता ये ना, क्योंकि आपने ज्योमेट्री कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे रेक्टेंगल में बना दे, सर्कल में बना दे, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, जो भी आपकी चीजें है ना वो। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये तो सही है कि जो रेजिस्टिविटी होती है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो क्या है, कांस्टेंट है भाई आपकी ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर भी बच्चे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 116। ये क्या बोल रहा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए मेटेलिक वायर विल डिक्रीजेस। ड्रिफ्ट स्पीड घट जाएगी, ओके, कब घटेगी, इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज। आपको पता है बेटा वीडी होता है हमारे पास ई टाउ बाई एम। अब आपका वीडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाउ पे, और टो जो है टेम्परेचर पे इनवर्सली, मैंने बताया था पीछे अभी, टेम्परेचर बढ़ने पे रिएक्शन टाइम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये टेम्परेचर बढ़ने पे ये घट गया, इसका मतलब बेटा वीडी भी क्या हो गया, घट गया। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टो वीडी विल बी डिक्रीज, ये तो सही बात है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटेलिक वायर डिक्रीजेज। ये देखो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई रजिस्टिविटी जो है चेंज हुई है। रजिस्टिविटी क्या होती है, रो होते हैं हमारे पास m अपॉन में n ई स्क्वायर टाउ। अब आपका टेम्परेचर टाउ, टेम्परेचर बढ़ा, टो घटा, टो घटेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अब लेकिन यहाँ कंडक्टिविटी है तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, इसका मतलब ये लाइन भी सही है, लेकिन ये इसका एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे आओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। ये तो सही बात है, क्योंकि देखो बेटा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की, वो टाइम पे डिपेंड थोड़ी करती है, वो तो केवल और केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या फिर आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है ये ना, उससे कोलिजन का टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो सही बात है, इंडिपेंडेंट होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी सही बात है, इलेक्ट्रॉन एक्सिलेट तभी तो होंगे जब आप बैटरी लगाएंगे, अदरवाइज तो जो उनकी नेट स्पीड है वो कितनी है, 0 है। इसका मतलब ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है बच्चे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। तो बेटा द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो इमीडिएटली व्हेन स्विच इज ऑन। ये बोल रहा है कि एकदम से जब आप स्विच ऑन करते हैं तो जो बल्ब है वो जलना शुरू कर देता है, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपकी जो है रैंडमली मोशन करते हैं। जैसे ही आप क्या करते हैं, आपने बैटरी लगा दी, बैटरी लगाते इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, एक ड्रिफ्ट स्पीड वाला कंसेप्ट होता है और सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, तो आपका बल्ब जल जाता है, ठीक है बेटा। ये तो सही बात है, इसका मतलब द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक वायर इज वेरी हाई, ये गलत बात है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम होती है, 10 की पावर माइनस का 4 से लेके
10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के बीच की होती है। दैट इज नॉट वेरी हाई ना, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि असर्शन ठीक है, रीजन बच्चा क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन पे आओ। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए मेटेलिक वायर विल डिक्रीजेस इफ टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज। तो अभी पीछे पढ़ा था हमने, ठीक है, ये तो सही बात है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टेंस ऑफ द मेटेलिक वायर डिक्रीज। देखो कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस होता है हमारे पास ml/n(e²) टॉ। देखो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, आपको टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इसका मतलब जो है कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसको हम जी से लिखते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस विल बी डिक्रीजेज। ये तो बात सही है भाई, ये भी सही है, ऊपर वाले भी सही है, इसका मतलब, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अगले क्वेश्चन पे आ जा बच्चा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ वी बेंड एन इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्रीजिंग। देखो ये तो गलत ही बात है पूरी ना, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट नहीं होता रेजिस्टेंस ना, तो इसका मतलब ये गलत है पूरा ही, यदि असर्शन ही गलत है, इसका मतलब ऑप्शन हो गया बेटा डी। अगले क्वेश्चन पे आओ। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको पता है आई इक्वल टू होता है NEA/VD, ये आपने पढ़ रखा है। यदि VD बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली करंट भी बढ़ेगा आपका। इसका मतलब ये क्या है, ये तो ठीक लाइन है पहले वाली। एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डिक्रीज। ये गलत बात है, क्योंकि करंट घटेगा थोड़ा ना, करंट तो बढ़ेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है बेटा, सी है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद टेम्परेचर। ये भी गलत है। देखो बेटा आपको ध्यान होना चाहिए, टेम्परेचर का जो है रेजिस्टिविटी के जो ग्राफ बनते हैं ना टेम्परेचर के साथ में, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। 3 ग्राफ है इसके रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ना। जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, तो आपका ग्राफ इसका ऐसे आता है सेमीकंडक्टर का, न कि इंक्रीज होती है। जैसे कॉपर का बनाते हो आप मेटल का, तो ग्राफ बेटा इंक्रीज होता है, इस तरह का ग्राफ बनता है आपका, ठीक है। तो ये टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी ग्राफ है। ये किसके केस में, ये मेटल वाले केस में है, मतलब स्पेशली कॉपर का ग्राफ है ये ना। यदि आप एलॉय के केस में बनाते हैं ग्राफ ना, तो वो एलॉय में केस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से ऐसे बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, सेमीकंडक्टर इंक्रीज नहीं होती है, तो आंसर ही गलत है, पूरा असर्शन गलत है। इसका मतलब ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। सम इलेक्ट्रिक एप्लायंस हैव 3 पिंस इवन थ्रो इफ वी रिमूव द टॉप पिन इट विल कंटिन्यू। वे सही बात है ये तो, क्योंकि आपको पता है कि हर एप्लायंस में जो है, जो आपके स्विच लगे होते हैं ना, उसमें जो है 3 पिन होते हैं। नीचे के 2 मेन होते हैं, एक रेड वाला, एक जिसपे आपके जो आपका एक पावर वाले होते हैं दोनों ना, एक रेड और ब्लैक वाला जो होता है, प्लस और माइनस वाला। लेकिन जो तीसरा पिन होता है वो केवल सेफ्टी पर्पज से लगा होता है, इसलिए क्या है, ये तो लाइन सही है भाई। द थर्ड पिन इज यूज ओनली ए सेफ्टी पर्पज। ये तो एग्जैक्टली आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे आओ। हीटर वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो सही बात है ये भी भाई, जो हीटर की वायर होती है वो जो है कि क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आसानी से जो है वो मेल्ट नहीं होती। इफ रेजिस्टेंस इज हाई द इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी विल बी लेस। ये बात भी सही है बेटा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घट जाता है, यदि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कनेक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है बेटा। इसका मतलब इसका आंसर बी है, क्योंकि एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। अगले क्वेश्चन पे आओ। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ए फोर्स। देखो ये बात ही गलत हो गई पूरी, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा फोर्स नहीं होता, बेसिकली एक एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक पूरा चक्कर पूरा करने में एनर्जी यूज होती है ना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना, जिसे हम EMF बोलते हैं बेसिकली ना। दैट इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन साइकिल। वर्क डन बोले तो एनर्जी एक तरह से ना, तो जो EMF है वो बेसिकली EMF वर्क के बराबर होता है पर यूनिट चार्ज ना, और वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होता है, वोल्टेज होता है, तो इसलिए ये क्या है, फोर्स नहीं है। तो ये लाइन ही गलत हो गई असर्शन वाली, इसका मतलब इसका आंसर क्या है बेटा, डी है। अगले आते हैं क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी वाले। तो यहाँ बेटा मैंने 5 केस बेस्ड स्टडी उठा रखी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने का चांस है। पहली केस बेस्ड स्टडी चलते हैं फटाफट से। पहली केस बेस्ड स्टडी देखो, ड्रिफ्ट वाले पार्ट पे बेस है। लिखा है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग इन 1 मिली सेकेंड थ्रो क्रॉस सेक्शन ऑफ इट। देखो आपके पास टाइम भी गिवन है, आपके पास टाइम कितना है, मिली सेकेंड है, 10⁻³ सेकेंड्स ना, ठीक है बेटा। आपके पास टाइम की वैल्यू पता है, यहाँ पे 1 सेकेंड होल्ड करना बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार फटाफट से। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब आपके पास टाइम गिवन है 10⁻³ सेकेंड्स,
आपके पास करंट भी गिवन है, सॉरी करंट फ्लोइंग थ्रू द, करंट हमको निकालना है बच्चे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, आपको इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू मतलब आपका क्यों पता है आपको ना, तो चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स है, मिलियन 10⁶ होता है, इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1 इंटू पॉइंट 10⁻⁻ का 19 कूलम, तो नेट चार्ज कितना हो गया हमारे पास, इतना हो गया, टाइम हमारे पास आ गया, करंट निकाल लो। करंट क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज आपके पास है 1.6 10⁻⁻19 और 6, ये माइनस का 13 हो गया, डिवाइड में आ गया बेटा 10⁻⁻3, ये कट गया यहाँ से, तो ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻10, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1.6, बी आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन पे आओ, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो बेटा ये तो आपको पता ही है, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो कूलाम पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कूलाम पर सेकंड, कूलाम सेकंड -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए स्टडी करंट फ्लोइंग इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देखो ये सेम क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर क्या है, करंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि करंट जो है एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होती है, करंट डेंसिटी भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ए कांस्टेंट करंट आई इज फ्लोइंग इन द अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे भी देखो एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया क्या है बेटा, कम है ना, तो विच क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया, इसमें है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता ही है, करंट डेंसिटी क्या होती है, जे होती है, ये होती है करंट पर यूनिट एरिया, इसका मतलब ये भी डिपेंडेंट होती है एरिया के ऊपर, तो केवल क्या बचा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है बेटा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन ए करंट ऑफ 40 एम्पियर, आपको आई की वैल्यू पता है बेटा, इसमें आई इज इक्वल टू 40 एम्पियर है, थ्रू ए कंडक्टर ऑफ एरिया, हमें एरिया भी पता है, देखो इसमें यहाँ लिख लेते हैं, एरिया है बेटा 10 मीटर स्क्वायर, और आपके पास करंट की वैल्यू भी पता है 40 एम्पियर है, आपको क्या निकालना है, करंट डेंसिटी बताना है, देखो सेम वही जो मैंने पीछे बताया था, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट बेटा हमारे पास 40/10, तो ये बन गया आपके पास 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है 4 एम्पियर पर मीटर। चलो बेटा ये सेकंड केस बेस्ड स्टडी पे आते हैं, ये है हमारी सेकंड केस बेस्ड स्टडी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बेटा वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपको पता है मोबिलिटी होता है, ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा, मोबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे, नंबर डेंसिटी पे, या बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी, ठीक है। अब देखो आपको पता है, आपने रिलेशन पढ़ा है, आई इक्वल टू होता है बच्चे NEAVD, यदि मैं यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालूं तो बेटा ये हो जाएगा I/NEA, आपको साफ दिख रहा है, नंबर डेंसिटी भी डिपेंडेंट है, और नॉर्मल सी बात है कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंडेंट होती है, ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या है बेटा, बोथ ए एंड बी है इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज वेरी स्मॉल, दैट इज 10⁻⁻4, जो मैंने पीछे बताया था आपको, 10⁻⁻4 से लेके 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड होती है बेटा इसकी स्पीड, ठीक है। द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो इमीडिएटली व्हेन द स्विच इज क्लोज, जो मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले ही, कि जैसे ही आप स्विच को बंद करते हैं तो आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाता है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट स्पीड वाला फिनोमिना आता है, और सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं, अचानक से बल्ब जो है जल जाता है, ठीक है। तो आपको इन चारों में से ऑप्शन बताना है, देखो सीधा मैं थर्ड ऑप्शन पे आता हूँ, द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट द एंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये इसका आंसर जो मैंने बताया था आपको ना, जो मैं बोल चुका हूँ पहले से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, लिखा है द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, आपको एन की वैल्यू पता है 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर माइनस क्यूब, कि आपकी नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है वो आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ लॉन्ग आपको टाइम निकालना है, डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर 3 मीटर लॉन्ग, एल की वैल्यू बेटा आपको पता है 3 मीटर है, तो आपका टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो बेटा ये हो जाएगा L अपॉन में VD, L तो आपके पास आ गया और VD आपको निकालना है बस। और क्या क्या गिवन है आपके पास, एरिया गिवन है आपके पास, एरिया है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये बेटा एरिया है हमारे पास, करंट भी गिवन है, तो I इक्वल टू 3 एम्पियर है, तो सीधा आप यहाँ से निकाल सकते हैं DVD, VD का एक्सप्रेशन I इक्वल टू NEAVD से निकल जाएगा, NEAVD, तो VD आ जाएगा बेटा मेरे पास I अपॉन में NEA, देखो I भी पता है आपको, ये रहा, A पता है आपके पास, ये रहा, N पता है आपको, ये रहा,
और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता ही है। तो यहाँ से वीडी निकाल के यहाँ पुटअप करेंगे आप, जो आपका टाइम आ जाएगा उसे आप चेक कर सकते हैं, वो आएगा बेटा 2.7 इंटू 10⁴ सेकेंड्स। दैट इज द करेक्ट आंसर, बी आंसर है इसका। ठीक है, ये है बेटा केस बेस्ड स्टडी थर्ड वाली। ठीक है, इसमें आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला फंडा आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको गिवन है चीजें कि मेटल के लिए जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। जो इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है उनका अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो जो ये तीनों ग्राफ है वो मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। ठीक है बेटा, अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। इसके क्वेश्चन में लिखा है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो आपको पता है अल्फा का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है डेल आर अपॉन में आर डेल टी। अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं या फिर इसको ना। यदि रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो दिस फॉर्मूला होता है, यदि हम रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा आता है डेल रो अपॉन में रो डेल टी, ये आपका अल्फा आ जाता है। ठीक है, तो आपको पता है फ्रैक्शनल चेंज पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो क्या बन जाएगा आपका अल्फा होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज द आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। द मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी इज इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर इज, कौन सा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी इनसेंसिटिव होती है टेम्परेचर, मतलब जो डिपेंडेंट नहीं होता। बेसिकली एलॉय होती है ना, और एलॉय कौन सी है इसमें, नाइक्रोम ना। तो नाइक्रोम जो है क्या है, इसका आंसर नाइक्रोम हो जाएगा, क्योंकि नाइक्रोम किस किस से मिलकर बनी होती है बेटा, इसमें तीन चीजें होती है। एक तो होता है निकिल, एक होता है आपका आयरन, एक होता है आपका क्रोमियम। क्रोमियम, तो तीन चीजें मिलके जो है ये एलॉय बनता है नाइक्रोम। ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन रेजिस्टिविटी, मतलब थोड़ा बहुत लाइकली इंडिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन पे आओ अगले वाले पे। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज दिस। आपको अल्फा की वैल्यू पता है 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, एट 300 केल्विन आपके पास टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम। अब बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, आपका रेजिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा यदि आपका टेम्परेचर कितना होगा। तो आपको बेसिकली क्या है, आपका रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा कब, यदि आपका टेम्परेचर कितना हो। तो आपको टेम्परेचर निकालना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो कि जो R का फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू, मैंने अभी पीछे लिखा था R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ से निकल के ये फॉर्मूला आता है अल्फा वाला, तो अल्फा इक्वल टू वाला। ठीक है, तो आप देखो R1 है जब हमारा, तो ये हमारा अल्फा इंटू टी है यहाँ पे। ठीक है, टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है। तो आप इस फॉर्मूले से दो इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट से। तो देखो बेटा, पहले वाले में R1 इक्वल टू बन जाएगा R0 1 प्लस अल्फा T1, दूसरे वाले बन जाएगा R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2। दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड मार दो, डिवाइड मारते ही जो आपका एक्सप्रेशन R1 बाई R2 तो हमें गिवन ही है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है। इधर आ गया बेटा 1:2, ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 1 प्लस अल्फा T1 डिवाइड बाय आ गया 1 प्लस अल्फा T2। अब अल्फा की वैल्यू पता ही है, ये इधर, तो 1 प्लस अल्फा T2 इक्वल टू 2 प्लस 2 अल्फा T1। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अल्फा डालेंगे, T1 की वैल्यू पता ही है, T2 निकल जाएगा आसानी से। ठीक है बेटा, तो T2 की वैल्यू आपके आनी चाहिए 1127 केल्विन। चेक करो आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द एलॉय यूज फॉर मेकिंग रेजिस्टर। ये मैंने पीछे यूज कर रखा है कि देखो रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, उसकी रेजिस्टिविटी भी लो होनी चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल एंड पॉजिटिव होता है। ठीक है, फॉर ए मेटेलिक वायर द रेशियो V अपॉन आई, V अपॉन आई क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, V इक्वल टू आई आर ना, ओम्स लॉ होता है। R जो है इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज, ये सही है, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा कब, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये आगे केस बेस्ड स्टडी 4 बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसे मोस्ट इंपोर्टेंट डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट यूज होगा, थोड़ा ढंग से पढ़ना है इस केस बेस्ड स्टडी को। चलिए शुरू करते हैं। देखो आपके पास बेटा यहाँ 4 बल्ब गिवन है, 1 2 3 4। आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है कि जो चारों बल्ब है ना उनकी सेम पावर है, मतलब P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P4, चारों बल्ब के अंदर सेम पावर स्टोर्ड है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हमें एक, इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, आपसे पूछा क्या गया है नंबर 1, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब 3। अब आपको थर्ड वाले बल्ब का रेजिस्टेंस बताना है। देखो थोड़ा सा ढंग से समझना। अब देखो आपको पता है बेटा 2 और 3 कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में है, तो 2 और 3 सीरीज का मतलब है कि जो दोनों के इनके अंदर करंट होगा वो सेम जाएगा,
क्योंकि यार सीरीज में करंट सेम रहता है, मान लेते हैं कि जो इसका करंट है वो आई बी के बराबर हो गया, I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू आई बी बोले तो बल्ब, ठीक है। दूसरी बात, जो ये यदि मैं वोल्टेज के केस में देखूं तो देखो जो 1 है और जो 2 और 3 है, तीनों जो है वो पैरेलल में है, ये दोनों के साथ में एक सिंगल बल्ब पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जो वोल्टेज अक्रॉस V1, जो 1 वाले बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही क्या होगा, V2 प्लस V3 के अक्रॉस होगा, कि दोनों के जुड़ के ही 1 के बराबर आएगा, ये मान लो आपका V के बराबर है, ठीक है। अब हमें एक बात और पता है कि तीनों की पावर सेम है, तो यदि मैं पावर का कंसेप्ट लगा लो कि यार जो पावर है 2 वाले की वो 3 के बराबर है, और पावर क्या होती है I स्क्वायर R, तो जो इसके अंदर करंट था 3 में और जो 2 में है दोनों सेम पहले से ही है, तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ कि जो I स्क्वायर R, R आपका आ गया बेटा R2, ये हो गया आपके पास IB का स्क्वायर, ये R3, तो यहाँ से आपको एक मिल गया कि जो रेजिस्टेंस है R2 और R3 दूसरे और तीसरे बल्ब का वो सेम है। समझते रहना बेटा, ये अच्छी केस बेस्ड स्टडी है, ठीक है। अब हमारे पास R2 और R3 की वैल्यू निकल चुकी है, V हमें ऑलरेडी पता है कि यार जो V1 है, देखो अब रेजिस्टेंस यदि सेम आ गया तो इट मीन्स क्या है, सेम रेजिस्टेंस है तो इसका जो वोल्टेज है, करंट तो ऑलरेडी सेम है 2 और 3 में, इसका मतलब वोल्टेज भी इनका सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब V2 और V3 भी सेम होगी हमारे पास। यदि V2 V3 सेम आया तो इसे यहाँ पुटअप कर दो, तो जो V2 है या जो V3 है वो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के एक हो गया V/2, दोनों आधे आधे हो गए ना, तो V2 का वोल्टेज भी मिल गया, V3 का वोल्टेज भी मिल गया। अब बात आती है पावर के ऊपर सीधा, तो पावर यदि मैं एक में देखूं तो एक की पावर क्या हो जाएगी, V स्क्वायर बाई R, और V हमारे पास है ही, V कितना है इसका जो भी नॉर्मली है V स्क्वायर बाई R1 हमारे पास निकल चुका है, R1 की वैल्यू 36 गिवन ही है, इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरे की पावर निकाल लेते 3 वाले की या 2 की निकाल लो, दोनों की सेम ही आएगी, तो ये हो जाएगा V3 स्क्वायर बाई R3, तो बेटा V3 की वैल्यू हमें पता है, ये रहा V/2, दिस विल बी V स्क्वायर बाई 4, और R3 की वैल्यू कितनी है, R3 और R2 बराबर है, तो सीधा यहाँ पे R3 ही डाल दो बस केवल, क्योंकि R2 भी नहीं पता हमें ना, हमें R3 पता है जो कि हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो पावर निकल गई, ये रही इक्वेशन नंबर 2, और दोनों की पावर हमें पता है, सेम है यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दोनों को जो है V स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू V स्क्वायर बाई 4 इंटू R3, V स्क्वायर कट गया, 4 से 9 आ गया, तो बेटा R3 आ गया हमारे पास 9 ओम। तो जो थर्ड वाले का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 9 ओम है। अगले पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब 4। अब चौथे बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है। अब आप चौथे बल्ब के रेजिस्टेंस के लिए पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा, तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं कि जो टोटल करंट थ्रो हो रहा है R1 के अंदर, क्योंकि हमें इस R1 की वैल्यू तो पता ही है कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 36 ओम है, इसी को हमें यूज करना है। तो इसके अंदर जो करंट हो जाएगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट का मैंने आपको पीछे बताया था अभी, यदि कहीं पर भी पैरेलल में करंट निकलवाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, जो दूसरे रेजिस्टेंस है, दूसरे कौन कौन से हो गए, R2 और R3 है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया, मल्टीप्लाई बाई करंट सारा ये आ जाता है, यहाँ से आप करंट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, R2 और R3 हमें पता है, R3 की वैल्यू 9 है और R2 भी ऑलरेडी देखो दोनों सेम था, तो बेटा 9 और 9 18 बन गया ये, तो डिवाइड बाई R1 पता ही है 36 है, तो 36 प्लस 18 तो इंटू आई, तो बेटा ये बन गया 18 अपॉन में आ गया 54i, ये कैंसिल आउट हुआ तो i अपॉन में 3, तो आपका जो करंट आया इसके अक्रॉस, A1 वाले के अक्रॉस जो करंट आया हमारा वो आ गया I1 अपॉन में 3, ठीक है। और I4 में तो सारा करंट फ्लो ही कर रहा है, इसमें यहाँ देखो बैटरी से जो है I करंट इसमें जा रहा है, तो I4 में आपका I करंट है। फिर मैंने यहाँ पावर का कंसेप्ट लगा दिया, तो बेटा पावर फिर आपको पता है कि 1 की पावर हो चाहे 3 की, चाहे वो 2 की, चाहे वो 4 की बराबर है, तो पावर फिर स्टोर लगा दो दोबारा से, तो पावर क्या हो जाएगा, P1 आपका वही जो A है, जो भी आपकी ये I है, I1 का स्क्वायर इंटू R1 हो गया, और 4 के अक्रॉस I4 स्क्वायर इंटू R4 हो गया बेटा। तो I1 तो हम निकाल चुके हैं, कितनी थी पहले, I अपॉन 3 आई है हमारे पास अभी, तो इसका स्क्वायर I स्क्वायर अपॉन में 9 हो गया इंटू R1, R1 36 है हमारे पास, इक्वल टू आपके पास I4 में I मान लेते जो नेट करंट निकालना है वो I है हमारा, इंटू R4 की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, R4 हमारा I से I कैंसिल आउट हुआ, ठीक है बेटा, तो ये I स्क्वायर कट गया 9 से 4, तो R4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 ओम, तो आपका इसका रेजिस्टेंस भी कितना आ गया, 4 ओम। अब इफ पावर ऑफ द ईच बल्ब इज 4 वोल्ट, अब आपको यहाँ पे पावर पता है कि हर बल्ब की पावर क्या है, 4 है,
चाहे वो 4 चौथे वाले की पावर हो, चाहे वो फर्स्ट वाले की, चाहे वो सेकंड वाले की, ठीक है। और आपको निकलने वाला क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। आपको यहीं से निकाल लेते हैं आई करंट ना, सीधा हम 4 वाले से कर लेते हैं। तो पावर क्या होती है, आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू, हमें 4 गिवन है, तो आई की वैल्यू हम निकाल चुके पहले से, सो ये आई तो हमें निकालना ही है। आई स्क्वायर इंटू आर कितना है हमारे पास, इस वाले का रेजिस्टेंस, इस वाले का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है भाई, R4 की वैल्यू, तो बेटा 4 इक्वल टू ये हो गया आई स्क्वायर, आर की वैल्यू 4 है इक्वल टू 4, ये कट गया बेटा यहाँ से 4 से 4, सो आई इक्वल टू आ गया 1 हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमने R4 तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया ही था, ये रहा 4 बेटा, ठीक है। तो इस वाले में करंट कितना आ गया हमारा, 1 एम्पियर। टोटल बैटरी से करंट कितना निकल रहा है, 1 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पे आओ, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब पूरे का रेजिस्टेंस बताना है। आपको साफ दिख रहा है कि 2 और 3 तो सीरीज में है, और इनके दोनों के साथ में पैरेलल में 1 है, और जो आएगा पूरा उसके साथ सीरीज में है R4। तो पूरे का रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R4 तो सीरीज में है, तो R4 किसके सीरीज में है, जो सारों का कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, R1 R2 प्लस R3, तो आपको नॉर्मली आता ही होगा, नीचे आ जाएगा बेटा सम R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ से आप निकाल लो नेट रेजिस्टेंस। सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आएगा बेटा 16 ओम। सारी वैल्यू पुटअप करो, 16 ओम आपका आंसर आ जाएगा। इसी में लास्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द बैटरी। इस बार हमें टोटल V निकालना है, ठीक है। इफ द पावर इच बल्ब इज 4 वोट, तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा या फिर V इक्वल टू निकाल लो, V इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। I तो हम निकाल चुके पहले से 1 है, और R हमारा इक्विवेलेंट 16 है, तो सीधा 16 वोल्ट हो जाएगा आंसर। क्या पावर सोचना, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारी फोर्थ नंबर केस बेस स्टडी। अब आती है लास्ट केस बेस स्टडी, जो कि सेल पे बेस है। लिखा है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल इज इक्वल टू EMF। आपको बताया कि भाई जो EMF है और जो वोल्टेज है टर्मिनल पोटेंशियल, दोनों बराबर कब होंगी। आप जानते हैं सेल में एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस IR। ये कब होता है, जब आपकी सेल क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। यदि आपकी सेल चार्ज हो रही हो तो ये हो जाएगा E प्लस IR, ये चार्जिंग के टाइम पे होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये V और E बराबर कब होगा, यदि करंट की वैल्यू 0 हो जाए। यदि मैं करंट को 0 कर दूं, इफ I इक्वल टू 0, इट मीन्स V इक्वल टू E हो जाएगा। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका, I इक्वल टू 0 वाला सेकंड पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आओ, A cell of EMF E and internal resistance R gives a current of 0.5 एम्पियर। आपके पास जो करंट है वो कितना दे रहा है, 0.5 एम्पियर है, और आपको करंट की वैल्यू पता है क्या होता है, V अपॉन में R, और सेल के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस R प्लस R इंटरनल रेजिस्टेंस। ये करंट की इक्वेशन होती है हमारे पास। विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, यहाँ पे हमें R की वैल्यू भी पता है कितनी है, 12 ओम है, करंट भी आपको पता है, एंड ए करंट ऑफ 0। अब दूसरी केस में क्या है, करंट की वैल्यू 0.25 एम्पियर हो गई है, यदि आपने रेजिस्टेंस कितना कर दिया है, 25 ओम कर दिया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों इक्वेशन से आप सोल्व कर लो। पहली इक्वेशन बनेगी बेटा 0.5 इक्वल टू E अपॉन में R प्लस R। R की वैल्यू आपको पता है यहाँ 12 है, तो 12 प्लस स्मॉल r पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनेगी 0.25 इक्वल टू E अपॉन में 25 प्लस R। ये दूसरी इक्वेशन आगे, दोनों को डिवाइड मार दो, डिवाइड मारती ये तो कट जाएगा, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो 0.5 बाई 0.25 इक्वल टू 25 प्लस R डिवाइड बाई 12 प्लस R। इस यहाँ से बेटा आप सिंप्लीफाई करके R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 1 ओम, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा, बी। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि सेल के केस में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन द EMF। आपको पता है क्लोज सर्किट का मतलब है कि जब उसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा हो, और यदि बेटा करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब जो वोल्टेज आएगा वो ऑटोमेटिकली E से कम आएगा, इट मीन्स पहली लाइन तो ठीक है भाई। दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये गलत बात है, क्योंकि टेम्परेचर जो है इलेक्ट्रोलाइट के घटाने के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस घटता नहीं है। तीसरी बात भी पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट फॉर ए सेल इज स्ट्रेट लाइन विद ए नेगेटिव स्लोप। क्योंकि भाई ग्राफ कैसे आता है, करंट वर्सेस वोल्टेज का जो ग्राफ आता है वो बेटा ऐसे आता है, डिक्रीजिंग, तो माइनस भी, ये भी सही है। चौथी लाइन क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल व्हेन इट इज बीइंग चार्ज V इक्वल टू E प्लस IR। ये देखो सेम है जो मैंने बताया था आपको अभी, यदि चार्जिंग होती है तो करंट जो है प्लस में बढ़ता है, डिस्चार्ज होता है तो करंट घटता है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, बी। अगले क्वेश्चन पे आओ, एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ
इंटरनल रेजिस्टेंस आर द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द एक्सटर्नल। देखो ये मैंने पीछे केस छोड़ा था कि भाई ये मैं यहाँ पे बताऊंगा कि करंट कैसे आपका मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू पे होगा। आपको पता है आंसर इसका क्या है, आर इजकल टू आर है। तो इसका करंट ये मैक्सिमम आर इजकल टू आर आया कैसे वो बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है बेटा करंट क्या होता है, करंट होता है ई अपॉन में आर प्लस आर। यदि मैं यहाँ से पावर निकाल लूँ तो पावर क्या होता है बच्चे, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, सॉरी आर, ठीक है। ये आपका पावर बन गया। अब पावर मैक्सिमम होनी चाहिए तभी जाके करंट मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम पावर के लिए जो आपका dp बाई डी आर है, दिस शुड बी जीरो। आपको पता होगा कोई भी चीज मैक्सिमम कब होती है, यदि उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए। तो आपको यहाँ क्या करना है, डी बाई डी डी ए बाई डी आर करना है, किसका बेटा, पावर का। तो ये हो गया ई स्क्वायर आर डिवाइड बाई आर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट मार दो। यदि आप यहाँ से इसको डिफरेंशिएट मारेंगे तो बेटा ये वैल्यू बनेगी, देखो ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप रूल लगाएंगे u बाई वी वाला, u बाई वी डिफरेंशिएशन का रूल। तो इसमें क्या होता है, v को पहले सेम रखते हैं, v आपका सेम आ गया r प्लस आर का स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ r u का, तो ये 1 हो जाएगा। माइनस के साथ v को सेम, u को हमने सेम रखा इस बार, r हमने सेम रखा, डिफरेंशिएशन करेंगे हम ये इसका, तो 2 बाहर आ जाएगा, आगे r प्लस आर डिवाइड में आ जाएगा, जो नीचे है v का स्क्वायर, तो दिस विल बी 4। तो ये इक्वल टू 0 आ गया। तो ये तो बेटा यहाँ 0 चला जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगा, r प्लस आर का स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू 0, माइनस का 2 इंटू आर प्लस आर इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चे हमारे पास r प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 2r इंटू आर प्लस आर। ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया एक, सो 2r इक्वल टू आ गया r प्लस आर। सो बेटा r इक्वल टू आ गया r। ये इसका प्रूफ है कि कैसे r इक्वल टू आर पे करंट जो है मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहां पे पावर क्या होती है, मैक्स होती है। तो बेटा इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ए सेल हैज बीन इंक्रीज टू 5 टाइम्स। आपने क्या काम करा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पहले जो R था उसको आपने 5R कर दिया इस बार ना। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इंक्रीज टू V2 30। पहले यहाँ वोल्टेज 10 था, अब हो गया बेटा कितना, 30। तो आपको बताना है EMF ऑफ द सेल। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस। मैं बता देता हूँ कैसे होगा। आपको पता है बेटा करंट क्या होता है, करंट होता है E अपॉन में R प्लस R, और करंट की वैल्यू V अपॉन R भी होता है वोल्टेज। वोल्टेज हमारे पास कितना है, 10 अपॉन में R, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास बन गई, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 10 अपॉन में R इक्वल टू आ गया बेटा E अपॉन में R प्लस R। पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास ये। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, इसने बोला वोल्टेज कितना हो गया 30, तो दिस विल बी 30 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना हो गया 5R हो गया इक्वल टू E अपॉन में ये आ गया 5R प्लस का R। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों का आपने डिवाइड मारा तो आपके पास जो R और R का रिलेशन है वो आ जाएगा R इक्वल टू 5 इंटू R। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या था, आपसे EMF पूछा है, तो सीधा आप इस रिलेशन को उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो। इसमें डाल देता हूं मान लो मैं, तो 10 अपॉन में R इक्वल टू आ गया आपके पास E अपॉन में R प्लस R। तो ये बेटा 6R बन गया, ठीक है। तो R से R कैंसिल आउट हुआ, तो E इक्वल टू आ गया हमारे पास 60 वोल्ट, खत्म। तो इसका आंसर क्या है बच्चे, 60 वोल्ट है। तो यहाँ बेटा ये थर्ड चैप्टर की वीडियो खत्म हो गई है। इसमें जो भी आपको डाउट्स हो तो वो आप जो है मैसेज में या फिर कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। आपके होमवर्क के लिए मैंने यहाँ पे एक केस बेस्ड स्टडी डाल रखी है और उनके आंसर भी लिखे हुए हैं, जिसे आप इजीली अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये इसका आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। यहाँ पे देखो इसके क्वेश्चन के आंसर जो है यहाँ 5 लिखे हैं, फर्स्ट का A, सेकंड का C, थर्ड का C, फोर्थ का B और फिफ्थ का D है। तो ये आपके होमवर्क के पर्पज से है। तो बेटा परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूअसली जो है आपकी वीडियोज में डालता रहूंगा, बस आप जो है परिश्रम करना ना छोड़े। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।